आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे इस सत्र में चर्चा का विषय है इतिहास परक अवधारणा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इसका क्या अभिप्राय है, इससे क्या अर्थ है, इस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। इतिहास परक अवधारणा एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें किसी घटना, विचार, समाज या प्रक्रिया को उसके ऐतिहासिक संदर्भ और समय के भीतर देखा और समझा जाता है। इसे समझने के लिए हमें यह ध्यान में रखना होता है कि अतीत की घटनाएं केवल उन तथ्यों और आंकड़ों तक सीमित नहीं होती जो दस्तावेजों में दर्ज है, जो प्रमाण दिए गए हैं। ऐतिहासिक प्रमाण जो कुछ हमको मिलता है वो घटना केवल वहीं तक सीमित नहीं होती जितना हमको उस प्रमाण से प्राप्त होता है, कहने का यह अर्थ है, बल्कि उन घटनाओं के पीछे के कारणों के प्रभावों और तत्कालीन समाज पर उसके प्रभाव का अध्ययन भी जरूरी होता है। यानी जो प्रमाण हमको इतिहास में मिलता है, जिसके आधार पे हम इतिहास लिखते हैं, उसके अलावा भी वह घटना व्यापक रूप में होती है। इतिहास परक अवधारणा का उद्देश्य अतीत को व्यापक संदर्भ में देखना है और उसे वर्तमान और भविष्य के लिए प्रासंगिक बनाना है। प्रासंगिक किस तरह से बनेगा? जब उसका उपयोग हम कर पाएंगे। हम जो प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं उसके अलावा भी अन्य दृष्टियों से उस पर चर्चा करेंगे, उस पर विचार करेंगे। यह एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें अतीत की घटनाओं, समाजों और प्रक्रियाओं को गहराई से समझने के लिए उनके समय और संदर्भ में देखा जाता है। जिस काल में वह घटना घटी होती है, उस काल के दृष्टिकोण, उस काल की सोच से हम उस घटना को देखते हैं। यह अवधारणा किसी भी ऐतिहासिक घटना या प्रक्रिया का अध्ययन केवल उसके सतही तथ्यों पर आधारित न होकर उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक संदर्भों में समझने पर जोर देती है। स्पष्ट है? उस समय के तत्कालीन जिस समय वो घटना घटी, उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक संदर्भ क्या था, किस तरह की सोच थी उस घटना के प्रति, उसको समझने पर यह दृष्टिकोण जोर देती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे समय के साथ समाज, विचारधाराएं और संस्थाएं बदलती हैं। इस दृष्टिकोण में यह देखा जाता है कि समाज में किस तरह से परिवर्तन होता है, विचारधाराएं कैसे बदल जाती हैं, संस्थाएं कैसे बदल जाती हैं, सोच किस तरह से बदलती है। यानी प्राचीन काल में जो विचारधाराएं, संस्थाएं, सोच, मान्यताएं, रीति रिवाज थे, वो किस तरह से बदले, उन बदलावों का प्रभाव लंबे समय तक रहता है, किस तरह से उनमें परिवर्तन आया। लेकिन आवश्यक नहीं है कुछ बातें उसी रूप में बनी रहती हैं, वो क्यों उसी रूप में बनी रह गई, और यदि किसी विचार, संस्था, रीति रिवाज में परिवर्तन हुआ तो वो क्यों हो गई। इसी का व्यापक रूप से अध्ययन इस दृष्टिकोण के अंतर्गत कहा जाता है। इसे इतिहास परक दृष्टिकोण कहा जाता है। स्पष्ट हो गया होगा आपको। जिस समय घटनाएं घटित होती हैं उस काल की सोच कैसी थी, उस प्रकार की मान्यताएं कैसी थी उस समय की, उसको देखना, उस दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करना। यानी अनेक दृष्टियों से हम उस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं और वो केवल उस समय जो प्रमाण हमें मिला, दस्तावेज मिला, उतने तक सीमित उसको नहीं रखते, बल्कि अन्य दृष्टिकोण से भी उस पर हम विचार करते हैं और उसकी व्यापक व्याख्या करते हैं या उसको समझते हैं। ये इतिहास परक दृष्टिकोण है। इसके तत्व देख लेते हैं, आपको और विस्तार से ये बात समझ में आ जाएगी। इतिहास परक अवधारणा के तत्व कौन कौन से हैं, कौन से एलिमेंट उसमें जुड़े हुए हैं। संदर्भ और समय का महत्व होता है इसमें। इतिहास परक दृष्टिकोण में यह सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी घटना या विचार को उसके समय और संदर्भ में देखा जाए। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी सामाजिक या राजनीतिक सुधार का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात क्या थे। उस समय की परिस्थिति को समझे बिना किसी घटना को समझना कठिन हो सकता है।
इतिहास को उसकी सही जगह और समय में समझना जरूरी होता है। प्रत्येक घटना अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित होती है। यदि हम किसी घटना या विचार को उस समय के परिप्रेक्ष्य से नहीं देखते हैं, तो हमें उसकी पूर्ण समझ नहीं हो सकती। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति को समझने के लिए केवल क्रांति के दौरान की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें यह भी देखना होगा कि 18वीं सदी के फ्रांस की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियां क्या थीं, जो क्रांति का कारण बनी। हम केवल घटनाओं को देख के फ्रांस की क्रांति को क्रांति भी नहीं कह सकते। कि पेरिस की एक भीड़ चलती है, उसके साथ किस तरह के लोग जुड़ जाते हैं, उपद्रवी लोग जुड़ जाते हैं, फ्रांस की क्रांति हो गई। कोई बहुत बड़ी घटना तो थी नहीं, लेकिन परिणाम में उसने बड़ा परिवर्तन किया। हम ये देखते हैं उसके पीछे सदियों से या एक लंबे समय से कारण विद्यमान थे। तो व्यापक परिप्रेक्ष्य में हम किसी भी घटना को देखते हैं, हम केवल उस घटना में कि ये हुआ, पेरिस की भीड़ निकल के राजा को उन्होंने घेर लिया, अपने साथ वो नारे लगाते चले आए, फिर उपद्रवी तत्व उनके साथ जुड़ गए, तो इसको हम क्रांति नहीं मानेंगे। इसीलिए व्यापक संदर्भों में उसको हम देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि फ्रांसी के क्रांति के जो कारण थे, वो केवल उस समय की भूख की परिस्थितियां नहीं थीं, या केवल पेरिस में उस समय जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, केवल उतना ही कारण नहीं था, बल्कि उसका कारण कहीं अधिक व्यापक था। इस दृष्टि से हम अध्ययन करते हैं। कारणों और प्रभावों का अध्ययन। इतिहासपरक दृष्टिकोण में यह देखा जाता है कि एक घटना किस कारण से हुई और उसके क्या प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए 1857 का विद्रोह केवल सैनिक असंतोष के कारण नहीं हुआ था, जैसा कि सामान्य तौर पर देखने में प्रतीत होता है, और बहुत सारे विद्वान इस बात को लेकर के बड़े जिद में आते हैं कि वास्तव में सैनिक कारण ही था, चर्बी वाले कारतूस की घटना मात्र थी, उसी के कारण सैनिकों ने कुछ विरोध किया और उसको आप राष्ट्रीय क्रांति का नाम देते हैं, जो गलत है। लेकिन वास्तव में यह सही नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण विद्यमान थे। इसी प्रकार इसके परिणाम भी दीर्घकालिक और गहरे थे, जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह प्रारंभ था, राष्ट्रीयता की जागृति का यह प्रारंभ था। इतिहासपरक अवधारणा में यह समझना महत्वपूर्ण होता है कि हर घटना किसी कारण का परिणाम होती है, और हर घटना के बाद कुछ प्रभाव भी अवश्य होते हैं। यह कारण और प्रभाव की एक श्रृंखला काम करती है, एक बड़े ऐतिहासिक परिदृश्य का हिस्सा होती है। कारण परिणाम एक बड़े ऐतिहासिक परिदृश्य का हिस्सा होती है। उदाहरण के लिए, प्रथम विश्व युद्ध केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि 19वीं सदी के अंत में हुए यूरोपीय राजनीतिक, सामरिक प्रतिस्पर्धाओं का परिणाम थी, और इस युद्ध के प्रभाव ने पूरे विश्व में नई राजनीतिक सीमाओं, संस्थाओं और विचारधाराओं को जन्म दिया था। तो केवल किसी भी घटना को सीमित परिप्रेक्ष्य में देखना नहीं होता, बल्कि एक व्यापक परिदृश्य के रूप में उसका हम अध्ययन करते हैं। क्या कारण थे, क्या प्रभाव थे, कौन सी घटनाएं थीं। केवल जितना प्रमाण उस समय के लिए मिलता है कि ये घटना इस कारण से हुई, 1857 की क्रांति के लिए प्रमाण आप खोजेंगे तो आपको केवल ये प्रमाण मिलेगा कि ये चर्बी वाले कारतूस की घटना थी, उसके कारण सैनिकों ने विरोध किया, कुछ लोग उनके साथ जुड़ गए, कुछ जमींदारों ने उनका साथ दिया। इस तरह से उसकी व्याख्या कर दी जाती है। किंतु जब व्यापक परिप्रेक्ष्य में हम अध्ययन करते हैं उस घटना का, तब हमें जाकर ये ज्ञात होता है कि वास्तव में यह एक बड़ी घटना थी, यह राष्ट्रीय क्रांति थी, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। इस तरह से कारणों और प्रभावों का व्यापक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है इस दृष्टिकोण के अंतर्गत। परिवर्तन और निरंतरता। तीसरी मान्यता या तीसरा जो इसको दृष्टिकोण के तत्व हैं, वो हैं परिवर्तन और निरंतरता। इतिहासपरक अवधारणा यह समझने का प्रयास करती है कि कैसे समय के साथ धारणाएं, विश्वास, मान्यताएं धारणाएं, परंपराएं, संस्थाएं बदलती हैं, परिवर्तित होती हैं, या कुछ चीज़ें निरंतर बनी रहती। कोई आवश्यक नहीं कि कोई धारणा, कोई परंपरा, कोई मान्यता पूरी तरह से बदल जाए, वो उसी तरह से सदियों से चली आ रही होती है। ऐसा भी हो सकता है।
उदाहरण के लिए यदि हम भारतीय समाज का अध्ययन करें तो यह देखना होगा कि कैसे सामंती व्यवस्था का प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ। उदाहरण से समझ रहे होंगे आप कि पहले सामंती व्यवस्था थी, लेकिन उसमें लगातार परिवर्तन हुआ और उसका स्थान आज हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं ने उसकी जगह प्राप्त कर ली है, वो समाप्त हो गया। लेकिन कुछ परंपराएं, रीति रिवाज और विश्वास आज भी उसी प्रकार बने हुए हैं जैसा कि उस समय थे। भारत के सामाजिक ढांचे में, अथवा हम सीधे तौर पर कहें कि जाति व्यवस्था में, समय के साथ कई परिवर्तन देखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ मौलिक संरचनाएं जाति व्यवस्था को लेकर भी आज भी विद्यमान हैं, उसी प्रकार जैसे उस समय थीं। और भी कई ऐसी धारणाएं, व्यवस्थाएं हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इतिहास में इसी का परीक्षण करना होता है कि समय का प्रभाव किस प्रकार किन किन वस्तुओं पर पड़ा या पड़ता है और किन वस्तुओं पर इसका प्रभाव नहीं के बराबर पड़ा, तथा कौन से कारक स्थिर हैं और कौन से कारक परिवर्तनशील हैं। इसी का अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी परिवर्तन हुआ तो क्यों हुआ? अगर किसी संस्था या विचार में परिवर्तन नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ? ये स्थायी क्यों हो गया? इसकी प्रकृति स्थायी क्यों हुई? और इसकी प्रकृति परिवर्तनशील क्यों हुई? इसका अध्ययन करना। बहुआयामी दृष्टिकोण। इतिहासपरक अवधारणा सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से घटनाओं को नहीं देखती, बल्कि विभिन्न दृष्टिकोणों से इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम औद्योगिक क्रांति का अध्ययन कर रहे हैं तो इसे केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को भी ध्यान में रखकर अध्ययन करते हैं। नहीं तो आमतौर पर इसको एक आर्थिक घटना मानकर आर्थिक दृष्टिकोण से ही उसकी व्याख्या की जाती है। अतः स्पष्ट है कि इतिहास में किसी भी घटना को बहुआयामी, अलग अलग आयामों से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाना आवश्यक होता है। किसी भी ऐतिहासिक घटना या प्रक्रिया को एक ही दृष्टिकोण से समझना पर्याप्त नहीं होता। एक अन्य उदाहरण से इसको समझा जा सकता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को एक ओर तो भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण के संदर्भ में, सामान्य तौर पे हम भारतीय इस संदर्भ में इसको देखते हैं या देखा जा सकता है, लेकिन वहीं दूसरी दृष्टि ये है कि प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे के विकास के संदर्भ में भी देखते हैं कि इतिहास परक अवधारणा हमें यह सिखाती है कि विभिन्न दृष्टिकोण से हम उसका अध्ययन करें। स्पष्ट हो गया होगा आपको। जहाँ एक ओर हम अंग्रेजों का जो शासन था वो अन्यायपूर्ण था, किस तरह से हमारा शोषण कर रहे थे, इस रूप में हम देखते हैं। तो दूसरी ओर हम ये भी देख सकते हैं, जिसको हम नहीं देख रहे हैं या अब देखा जाने लगा है, कि बुनियादी ढांचे के विकास में, क्या बुनियादी ढांचा था? सड़कों का विकास हुआ, रेलवे का विकास हुआ, राजनीतिक संस्थाओं का संवैधानिक विकास भी यहाँ पर हुआ। तो अंग्रेजों का जो शासन था वो हमारे लिए नुकसान करने वाला था, शोषणपूर्ण था। अंग्रेज अपने उद्देश्यों को लेकर, अपने लाभ के लिए हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने भारत के विकास करने का कोई वास्तव में प्रयत्न नहीं किया, उन्होंने अपने लाभों के लिए प्रयत्न किया। किंतु फिर भी भारतीयों का विकास हुआ। भारत एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित हो गया, जो अंग्रेजों ने किया। उस समय तक भारत एक नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने एक बड़ा क्षेत्र जीतकर, भारत के अधिकांश हिस्सों को जीतकर राजनीतिक रूप में संगठित कर दिया। रेलवे का विकास उन्होंने किया, सड़कों का विकास उनके द्वारा किया गया, अनेक संस्थाएं उन्होंने दी, एक व्यवस्था उन्होंने दिया। तो हम केवल उनकी आलोचना ना करें, क्योंकि उन्होंने हमको परतंत्र किया था, इसलिए उनके प्रति हमारी धारणा निश्चित रूप से विरोधी की होगी। किंतु केवल एक दृष्टिकोण से अध्ययन न करके सभी दृष्टिकोणों से उसका अध्ययन होना चाहिए, ये इसमें कहा जा रहा है, ताकि हम वास्तविक निष्कर्ष तक पहुंच सकें। स्रोतों की आलोचनात्मक समीक्षा। इतिहास परक दृष्टिकोण में ऐतिहासिक स्रोतों की समीक्षा करना और उन्हें विभिन्न दृष्टिकोण से देखना आवश्यक होता है। ऐतिहासिक स्रोत आप समझ रहे हैं, जो कुछ प्रमाण किसी घटना के लिए हमको मिलता है, जिसके आधार पर हम इतिहास की रचना करते हैं, उसकी बात की जा रही है, उसको हम स्रोत कहते हैं, इतिहास जानने के साधन कहते हैं।
इसमें प्राचीन दस्तावेज हो सकते हैं, शिलालेख हो सकते हैं, साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं, जैसा कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास में अध्ययन करते हैं। साहित्यिक स्रोत बड़े महत्वपूर्ण हैं। पुरातात्विक साक्ष्य सम्मिलित होते हैं, अवशेष मिल जाते हैं, खंडहर मिलते हैं, महल के अवशेष मिलते हैं, मकानों के मिलते हैं, जो भी निर्माण जिस तरह से वो रहते थे उनके पूरे प्रमाण, अस्त्र शस्त्र आदि दैनिक उपयोग के उपकरण प्राप्त होते हैं। ये सब साक्ष्य होते हैं पुरातात्विक, ये सम्मिलित होते हैं। इन स्रोतों का विश्लेषण यह समझने में मदद करता है कि कैसे अतीत की जानकारी प्राप्त की जाती है और कैसे उसे सही ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण में यह आवश्यक होता है कि हम अपने स्रोतों की गहन और आलोचनात्मक समीक्षा करें। ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी विभिन्न स्रोतों में हमें प्राप्त होती है, जैसे प्राचीन शिलालेख, दस्तावेज, साहित्य, पुरातात्विक अवशेष इत्यादि। किंतु हर स्रोत अपने आप में सत्य नहीं होता या वो पूर्ण सत्य नहीं होता, वो एक आंशिक भाग को बताता है। एक और उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है कि औपनिवेशिक काल के ब्रिटिश दस्तावेज हमें भारत के बारे में विशिष्ट दृष्टिकोण देते हैं। यानी अंग्रेजों ने जो दस्तावेज उनके जो लिखित हैं वो एक दृष्टिकोण देते हैं, जबकि भारतीय क्रांतिकारियों के पत्र और भारतीयों के जो लेख हैं वो अलग दृष्टिकोण हमको दे देते हैं। अतः हमें स्रोतों की आलोचनात्मक दृष्टि से समीक्षा करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनके पीछे जिन स्रोतों का, साहित्यिक स्रोत खासकर, जिनका निर्माण किन लोगों ने किया, अंग्रेजों ने किया, तो अंग्रेजों की मंशा क्या थी? उनकी मंशा थी कि भारत से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए, भारतीयों को विरोधी बनाना, भारत में शासन करना, भारतीयों के बीच फूट डालना, ये उनकी मंशा थी। उस दृष्टिकोण से उन्होंने साहित्य का सृजन किया, जो कुछ लिखा वह लिखा। और किन संदर्भों में भारतीय क्रांतिकारियों ने लिखा, भारतीयों ने लिखा, उनका अंग्रेजों से विरोध था। वो अंग्रेजों की आलोचना करना चाहते थे। वो मानते थे कि अंग्रेजों ने हमें पराधीन बनाया है, तो उनके प्रति इनका दृष्टिकोण भी अच्छा नहीं था। तो जब हम अध्ययन करते हैं तो दोनों के दृष्टिकोण में जो ज़्यादा पैनापन, ज़्यादा तीखापन, जो आलोचना का तत्व होता है, उसको हम कम करके आंकते हैं, क्योंकि वह एक विरोधी भावना, विरोधी मंशा के कारण इस तरह से लिखा गया। ये स्रोतों की आलोचनात्मक समीक्षा होती है। केवल जो लिखा उसको मान के उस बात को हम आगे नहीं बढ़ाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रमाण मिलते हैं उतना ही इतिहास नहीं होता, हमको उसकी व्याख्या करनी होती है। वो इस दृष्टिकोण से होती है। व्यक्ति व्यक्तियों और समाज का अध्ययन। इतिहासपरक दृष्टिकोण में व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों को भी देखा जाता है। व्यक्तिगत नेतृत्व, विचार और क्रियाओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और समाज ने किस प्रकार व्यक्तिगत कार्यों को प्रभावित किया, यह इस दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी की नीतियों और उनके कार्यों ने न केवल भारतीय समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये तो एक पक्ष हुआ कि महात्मा गांधी ने जो कार्य किए, जो आंदोलन उन्होंने चलाए, जो सिद्धांत आध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो कुछ उनके विचार थे, उन्होंने भारतीय समाज में परिवर्तन किया। लेकिन समाज की ज़रूरत और अपेक्षाओं ने भी गांधी की रणनीतियों को, उनकी सोच को परिवर्तित कर दिया, उनके सोच पर प्रभाव डाला। उनकी रणनीतियों को एक आकार देने में समाज के दृष्टिकोण ने भी परिवर्तन किया, मजबूर किया, बाध्य किया। जैसे उन्होंने अहिंसात्मक नीति अपनाई, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि अंग्रेज शक्तिशाली हैं, हमारे पास हथियार नहीं हैं, हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि एक सशक्त अंग्रेज़ों की शक्ति से हम सामना कर सकें। उन्होंने अहिंसात्मक नीति का अनुसरण किया। उन्होंने सीधे तौर पर अंग्रेज़ों का विरोध नहीं किया, क्योंकि सीधे तौर पर विरोध करते जैसा कि उग्रवादियों ने किया था, उन्होंने उग्रवादियों का हश्र देख लिया, इसलिए अपनी रणनीति उन्होंने बदल दी। तो न केवल एक व्यक्ति समाज को कैसे प्रभावित करता है, बल्कि समाज भी व्यक्ति को प्रभावित करता है, परस्पर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। इस तरह से व्यापक दृष्टि से हमें अध्ययन करना होता है। सांस्कृतिक और बौद्धिक संदर्भ भी हमें देखने होते हैं। इतिहास को केवल घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में नहीं, बल्कि एक बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए। हर समय और समाज की
अपनी संस्कृति, विश्वास और बौद्धिक धारणाएँ होती हैं। स्पष्ट है आपको कि संस्कृति, विश्वास और बौद्धिक धारणाएँ अलग-अलग समय में बदलती रहती हैं, जो उस समाज के लोगों के कार्यों और विचारों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, यूरोप में पुनर्जागरण एवं सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था, जिसने मध्यकालीन विचारधाराओं को चुनौती दी थी। और विज्ञान, कला और साहित्य में नए विचार का प्रसार भी किया था। इसे केवल राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इनके पीछे बौद्धिक प्रवृत्तियों को समझना भी आवश्यक हो सकता है, या आवश्यक हो जाता है। यानी जो परिवर्तन यूरोप में हुए थे, उनके पीछे सांस्कृतिक केवल कारण या सांस्कृतिक कारण ही केवल नहीं था, या सामाजिक राजनीतिक कारण ही नहीं थे, बल्कि महत्वपूर्ण कारण के रूप में बौद्धिक आंदोलन था। बौद्धिक परिवर्तन हुआ था, सोच दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन हुआ था, दृष्टिकोण व्यापक हुआ था। आप सभी जानते हैं कि यूरोप में जो पुनः जागरण हुआ था, वो कुस्तुनतुनिया पर अधिकार के साथ मुख्य रूप से शुरू होता है। ईसाइयों और मुसलमानों का संघर्ष वहाँ पे शुरू हुआ था। बड़ी संख्या में ईसाई वहाँ से मार भगाए गए थे, और वो यूरोप में आकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। उनकी सोच ने बड़ा परिवर्तन कर दिया था। तो उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में हमको देखना होता है। केवल इतना ही नहीं कि वो भाग कर आए, उन्होंने ही पूरा परिवर्तन कर दिया। वहाँ की परिस्थितियाँ भी बदलाव के लिए तत्पर थीं, और इन्होंने बदलाव की प्रक्रिया को शुरू करने में भूमिका निभाई। तो इस तरह से व्यापक दृष्टिकोण से हमको दोनों पक्षों से या कई पक्षों से उसका अध्ययन करना होता है। विविधता और जटिलता को समझना। इतिहासपरक अवधारणा यह भी सिखाती है कि इतिहास विविध और जटिल होता है। एकदम कोई घटना घटती है, हम ये नहीं कह सकते कि एक ही कारण से वो घटना घट गई। चर्बी वाले कारतूस वाला प्रकरण आया और क्रांति घटित हो गई या विद्रोह खड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। इतिहास विविध और जटिल होता है। कोई भी ऐतिहासिक घटना केवल एक कारण से शुरू नहीं होती है। जब हम देखते हैं, लगता जरूर है प्रमाणों को देख के कि चर्बी वाले कारतूस के कारण घटना घटी, या विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो सराजेवो में एक घटना घटी और उसके कारण से युद्ध शुरू हो गया, विश्व युद्ध शुरू हो गया। नहीं, उसके अन्य कारण और कई कई कारण मौजूद होते हैं। ऐतिहासिक घटना केवल एक कारण से प्रारंभ नहीं होती, और न ही उसके केवल एक ही परिणाम या एक उसका परिणाम हुआ, ऐसा भी नहीं होता। हर घटना के कई पहलू होते हैं और कई परिणाम होते हैं, कई कारण कई परिणाम होंगे, और उन्हें समझने के लिए हमें इस जटिलता को स्वीकार करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, भारत की आज़ादी एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी, या घटना भारत आज़ाद हुआ एक जटिल प्रक्रिया से हुआ। हर घटना ऐसा ही होती है, जिसमें कई विचारधाराएं, कई तरह के आंदोलन, कई तरह की रणनीति हम देखते हैं। केवल महात्मा गांधी का अहिंसात्मक आंदोलन नहीं था कि असहयोग आंदोलन के कारण हम आज़ाद हो गए, सविनय अवज्ञा के कारण या भारत छोड़ो आंदोलन के कारण हम आज़ाद हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात गांधी जी के पास कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई योजना नहीं बची थी, फिर भी भारत क्यों आज़ाद हुआ? सुभाष चंद्र बोस का भी योगदान था, क्रांतिकारियों का भी योगदान था, और अनेक नेता थे, उनका योगदान था। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां किस प्रकार से थीं? इंग्लैंड मजबूर हो रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, पराजित, जीतने के बाद भी पराजित जैसी स्थिति उसकी हो गई थी। उसके उपनिवेश टूट रहे थे, उसकी आर्थिक प्रक्रिया ध्वस्त हो रही थी। बहुत सारे कारण थे भारतीयों की आज़ादी के। भारतीय नौसैनिक विद्रोह जिन लोगों ने खड़ा किया, तो अंग्रेज़ों को पता चल गया कि अब भारत में रहना संभव नहीं है। लेकिन कोई एक कारण को हम जिम्मेदार नहीं कह सकते कि केवल महात्मा गांधी का आंदोलन जिम्मेदार था, ऐसा नहीं थी। कई विचारधाराएं, कई आंदोलन, कई रणनीतियां शामिल थी। कांग्रेस के योगदान तक ही इसको हम सीमित नहीं कर सकते कि महात्मा गांधी या कांग्रेस ने भारत को आज़ादी दिला दी। उसके लिए व्यापक दृष्टिकोण था। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, केवल अहिंसात्मक आंदोलन से भारतीय या हमारा देश आज़ाद हो गया, ऐसा कदापि नहीं था। बहुत सारे तत्व थे। विभिन्न क्रांतिकारी आंदोलन, कृषकों का योगदान, मजदूरों का आंदोलन, सैनिकों का आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, इन सब का योगदान था। तो विविधता और जटिलता को समझना होता है। भारतीय आज़ादी या हम जो आज़ाद हुए थे, इस प्रक्रिया का उदाहरण हम आगे चर्चा में और लेंगे, ताकि आपको यह बात स्पष्ट हो सके।
वर्तमान और भविष्य पर प्रभाव। इतिहासपरक अवधारणा यह समझने में भी मदद करती है कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान और भविष्य पर क्या प्रभाव होता है। इतिहास की समझ हमें यह जानने में मदद करती है कि वर्तमान की समस्याएं और चुनौतियां कहां से आईं और वह भविष्य में कैसे विकसित हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विश्व के राजनीतिक ढांचे को समझते हैं, तो हमें यह जानने में मदद मिलती है कि कैसे यह युद्ध आज की वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है। तो वर्तमान और भविष्य पर प्रभाव होता है। हमारा वर्तमान परिवर्तित हो जाता है, भविष्य प्रभावित होता है। जैसे कि हमने चर्चा की अभी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। कैसे बदल गया? क्यों? क्योंकि इंग्लैंड अब तक विश्व शक्ति के रूप में विद्यमान था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रथम शक्ति या विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उसका स्थान खो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लिया। पूरे विश्व में उसका प्रभाव था। कहा जाता था कि इंग्लैंड के साम्राज्य में सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता, इतना व्यापक उनका साम्राज्य था। किंतु इस साम्राज्य का पतन हुआ। जितना बड़ा साम्राज्य, उसको संभालना उतना ही मुश्किल था। हिटलर ने और धुरी राष्ट्रों ने इसको बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया। इंग्लैंड को पूरे साम्राज्य को संभालना मुश्किल हो गया और इंग्लैंड का पतन हुआ। स्पष्ट रूप से जो विश्व में उसकी एक नंबर की स्थिति थी वह जाती रही। उसका स्थान अमेरिका ले लेना शुरू कर दिया। दूसरी ओर रूस ने भी इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कम्युनिस्ट शासन वहां पर स्थापित हो गया और अब तक जो इंग्लैंड का प्रभुत्व पूरे विश्व में रहा था, वह परिदृश्य अब बदल गया। वर्तमान बदला। इंग्लैंड ने अपने अधिकार छोड़ने शुरू किए, अपने उपनिवेशों को आज़ाद करना शुरू कर दिया, उस पर दबाव भी पड़ना शुरू हो गया और अमेरिका एक शक्ति के रूप में उभर गया। दूसरे उसके विरोध में रूस एक धुरी के रूप में हो गया और आज हम देखते हैं कि इंग्लैंड अमेरिका के एक पिछलग्गू राष्ट्र के रूप में रह गया। जबकि उस समय तक अमेरिका इंग्लैंड के पीछे चलता था, इंग्लैंड का अधिकार अमेरिका पे रहा था, अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेश रहा था। किंतु परिस्थितियां बदल गईं, वर्तमान बदला, भविष्य की पूरी राजनीति बदल गई। कोल्ड वार, शीत युद्ध शुरू हो गया। सीधे तौर पर युद्ध ने प्रभावित किया कि भयंकर विनाश होता है। इसलिए हम देखते हैं कि अभी तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि सभी जानते हैं कि यह युद्ध बड़ा विभीषक होगा, बड़े ही परिवर्तनकारी और विनाशकारी इसके प्रभाव होंगे। इसलिए सभी देश बचाने का प्रयास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, पहले भी हुआ था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका ने पूरी राजनीति को बदल कर रख दिया। इंग्लैंड को प्रथम स्थान से हटा दिया। अमेरिका और रूस का गुट तैयार हुआ और उनके बीच संघर्ष की स्थिति शीत युद्ध का प्रारंभ होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्तमान और भविष्य पर कोई भी घटना बड़ा प्रभाव डालती है। द्वितीय विश्व युद्ध का ये प्रभाव हम देखते हैं। संक्षेप में मैंने इसको बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध ने इंग्लैंड को मजबूर कर दिया कि वह उपनिवेशों से अपने अधिकार हटा ले। हम इधर बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने हमको आज़ादी दिला दी। उनका योगदान था, निश्चित रूप से योगदान था, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। किंतु केवल वही एकमात्र कारण नहीं था। क्रांतिकारियों का योगदान, सुभाष चंद्र बोस का योगदान, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर नौसैनिक क्रांति, यहाँ पर आंदोलन शुरू हो गया था, अंग्रेज़ों का विरोध शुरू हुआ था। और हमने अभी ये चर्चा की कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड अशक्त हो गया था, उसे बहुत नुकसान हुआ था। इस कारण से वह मजबूर था कि वह अपने अधिकारों का त्याग करते चले। जहाँ जहाँ उसकी शक्ति थोड़ी बहुत चल सकती थी, वहाँ तो छोटे अधिकार उसने रखे, लेकिन बड़े क्षेत्रों को उसने एक एक करके छोड़ना शुरू कर दिया। तो भारतीय परिस्थितियाँ, भारतीय आंदोलन, भारतीय क्रांतिकारी, महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस का जो आंदोलन चला था, जो जिन्होंने किया था, इन सारी परिस्थितियों ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ मिलकर भारत को आज़ादी प्रदान कराई। ये इसका वास्तविक परिदृश्य है, वास्तविक स्थिति है। इस तरह से वर्तमान और भविष्य पर कोई घटना किस तरह से प्रभाव डालती है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके दूसरे भाग में इतिहासपरक दृष्टिकोण से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में और हम चर्चा करेंगे और उससे आगे इसकी व्याख्या करेंगे, इससे क्या लाभ या क्या महत्व होता है।